हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर। तो आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं दिन भर की सारी महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं माँ सरस्वती जी को नमन करते हुए। आज का मोटिवेशन कोट है, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं तो कल आपका दिन आसान हो जाए तो आज ही आपको मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। तो आइए इसी मेहनत के साथ हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? हमने ऑप्शंस है ये 24 अक्टूबर, 19 नवंबर, 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। तो हाल ही में अभी संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, ये 24 अक्टूबर है। इसको अभी टाइपिंग एरर हो गया है थोड़ा सा, तो इसको 24 अक्टूबर कर ली। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया था। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1943 से इसको मनाया जा रहा है। 24 अक्टूबर 1973 को यूएनओ डे स्टार्ट हुआ था 1973 से। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में इसी दिन ही हुई थी, 24 अक्टूबर को ही हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर को। ये देख लीजिए, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र को आधिकारिक निर्माण के दर्शाता है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के वर्षगांठ घोषित किए गए। इसका उद्देश्य दुनिया के लोगों को संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और उपलब्धियों से अवगत कराना और इसके काम के लिए उनका समर्थन हासिल करना था। तो 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग बताइए फटाफट। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसमें कितने देश शामिल हैं? टोटल 51 देश शामिल हैं, ठीक है। 6 अंग है और लघु संसद भी इसको कहते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को लघु संसद भी कहते हैं। तो 51 देश हैं। न्यूयॉर्क में इसकी मुख्यालय है। और 24 अक्टूबर 1945 को ये स्थापित हुआ था और 1947 से ये 1973 में जाकर ये 1973 से ये मनाया जा रहा है 24 अक्टूबर को, ठीक है। तो बताना है आपको 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पुरुष दिवस, या उसके अलावा और शौचालय दिवस जो 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व स्टूडेंट दिवस। ये यहाँ पर 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका आप लोग खबरों में देख सकते हैं। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में चर्चा में रहे करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किससे है? ऑप्शन हैं गुरु नानक देव, गुरु गोविंद साहब, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो भी हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ है। तो इसका संबंध करतारपुर से कौन से गुरु का संबंध है? तो गुरु नानक देव का संबंध है। करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी और यह वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पंजाब पाकिस्तान में आता है, जहाँ पर उस पर द्विपक्षीय समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। ये देख लीजिए 2019 में हुआ था और वो 5 साल के लिए समझौता था कि बिना वीज़ा के
उनके अनुयायी या उनके जानने वाले लोग, सिख धर्म के लोग, कोई भी वहाँ पर जा सकता है पाकिस्तान में, करतारपुर कॉरिडोर में, वो जो कि पंजाब राज्य में ही स्थित है। ठीक है, और वो 2024 तक चला, 4 साल। अब फिर इसकी बैठक हुई 2024 से बढ़ाकर इसको 5 साल और कर दिया गया है, 2029 तक ये इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2029 तक अब ये हो गया। ये देख लीजिए करतारपुर साहब, ये उनका गुरुद्वारा है। तो इसका संबंध गुरु नानक देव से है। और गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे और ये पहले गुरु थे। और वहीं गुरु अर्जुन देव, जो कि वहाँ स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराए थे, गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु गोविंद साहब, जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे। ठीक है, करतारपुर पंजाब में है और ये रावी नदी के किनारे है। ये देख लीजिए, पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर 5 साल के लिए बढ़ाया गया एग्रीमेंट 2019 में भारत के साथ हुआ था समझौता। अब जाकर ये बढ़ा दिया गया और कब तक हो गया है ये 24 अक्टूबर 2029 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 24 अक्टूबर 2029 तक। करतारपुर क्या है? करतारपुर कॉरिडोर की स्थापना 2019 में की गई थी, मैंने बता दिया पहले ही। यह भारत के सिखों को पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब तक पहुंचने की अनुमति देता है। वह स्थान जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का 1539 में निधन हो गया था। तो इनका निधन करतारपुर में ही हुआ था। वहाँ पर बिना वीजा मुक्त सुविधा दी गई है, ऐसा। ठीक है, ऐसा सुविधा। तो करतारपुर साहिब गुरु नानक देव से संबंध है। ये भारत पाकिस्तान के बीच अभी इस पर समझौता हुआ है। चलो बताना है, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता, या फिर भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था और कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, सिंधु जल समझौता जो कि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था और ये 1960 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, विश्व बैंक के समक्ष ये बैठक हुई थी। सिंधु जल समझौता 1960 में हुई थी। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, अपना पड़ोसी देश है। तो करतारपुर साहिब का संबंध गुरु नानक देव से है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत का नवीनतम बंदरगाह गैलिथिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रस्ट शिपमेंट पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? अभी हाल ही में भारत का नवीनतम बंदरगाह गैलिथिया खाड़ी पर जो स्थित है, और यह मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट ICTP क्या है ये? इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, ये पोर्ट कहाँ पर स्थापित किया गया है, किया जाएगा, भी प्रस्तावित है। और इसका ऑप्शंस है ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, अहमदाबाद। तो ये पोर्ट ग्रेट निकोबार में स्थापित किया जाएगा, ग्रेट निकोबार में स्थापित किया जाएगा। और ये ग्रेट निकोबार कहाँ पर स्थित है? यह अंडमान निकोबार की खाड़ी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ग्रेट निकोबार। और यहाँ पर गैलिथिया खाड़ी के पास ये स्थापित किया जाएगा। और अंडमान और निकोबार को कौन से डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। और ये अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और ये कौन सी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? तो ये कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ये देख लीजिए। और यहीं पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भी स्थित है, ग्रेट निकोबार पर ही। तो इसका सही आंसर है ग्रेट निकोबार। ये देख लीजिए आप लोग मैप में, ये इसके बीच 10 डिग्री की रेखा आती है, ये अंडमान है, ये निकोबार है। और यह पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी स्थित है वो अंडमान पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए
निकोबार स्थित है, उसमें ग्रेट निकोबार सबसे लास्ट में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, उसी में लिटिल निकोबार भी स्थित है। और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, ठीक है। और वहाँ पर नेशनल पार्क भी है सैडल पीक। फिर उसके बाद साउथ बटन नेशनल पार्क भी स्थित है, साउथ बटन। फिर रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है। ये सब अंडमान में स्थित है। ग्रेट निकोबार में कैंपबेल बे नेशनल पार्क है, गैलीथिया नेशनल पार्क है। ये सब ग्रेट निकोबार में है। और 10 डिग्री चैनल देखो अलग कर रहा है अंडमान के और निकोबार को, ठीक है, ग्रेट निकोबार में। तो ये मैप के माध्यम से हम लोग दिखा दिए पूरा मैप में। और यहीं पर ग्रेट निकोबार में यहीं पर जनजाति भी पाई जाती है, जारवा जनजाति भी यहीं पर ही पाई जाती है, ठीक है, अंडमान निकोबार में ही पाई जाती है। और चलो बताओ अभी इसके पहले 12वां पोर्ट कौन सा था? 12वां पोर्ट का नाम बताना है। तो 12वां पोर्ट का नाम क्या था? भारत का 12वां पोर्ट कामराज एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? ये चेन्नई में, तमिलनाडु में, ठीक है। और ये देख लीजिए भारत के प्रमुख बंदरगाह मैप के माध्यम से। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात तट पर स्थित है और ये सबसे बड़ा है। उसके बाद मुंबई है, उसके बाद नवा सेवा जो कि जवाहर बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह उसी का नाम है। कोंकण तट पर है ये। कोंकण तट कौन सा होता है? ये मुंबई महाराष्ट्र का जो तट होता है कोंकण तट होता है, ये गोवा तक। फिर उसके बाद मर्मगोवा, उसके बाद न्यू बेंगलुरु कन्नड़ तट है। मालाबार तट केरल का तट को कहते हैं। यहाँ कोच्चि एयरपोर्ट है, कोच्चि बंदरगाह है। उसके बाद आता है तमिलनाडु में चेन्नई तूतीकोरिन, ये बंदरगाह है। इधर का क्षेत्र जो होता है आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये तमिलनाडु, ये होता है कोरोमंडल तट, ठीक है। और इसमें होता है एन्नोर बंदरगाह। फिर इधर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, यह सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह होता है विशाखापत्तनम। फिर उसके बाद पारादीप बंदरगाह, ये आ जाता है उत्तरी सरकार। यहाँ पर जो उड़ीसा का तट है वो उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। फिर उसके बाद ये कोलकाता बंदरगाह। तो ये भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग मैप के माध्यम से देख लीजिए किस जगह पर कौन सा स्थित है। मुंबई में 2 बंदरगाह हैं, एक मुंबई, उसके बाद एक नवा सेवा जो कि अभी नाम उसका चेंज हो गया है, जवाहरलाल के नाम पर रख दिया गया है। तो मैंने बताया हाल ही में जो मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये गैलीथिया खाड़ी के ग्रेट निकोबार में स्थित है, अभी ये प्रस्तावित है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 कहाँ लॉन्च हुई है? ऑप्शन है विशाखापत्तनम, चेन्नई, मुंबई, गोवा। तो इसका सही आंसर है विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में ही अभी हाल ही में चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया है। और ये एक बैलिस्टिक परमाणु पनडुब्बी है अरिदमन, जिसका नाम अरिदमन है। ये आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ये अरिदमन है। इसमें पूरा सिस्टम है, इसके द्वारा हम लॉन्चिंग भी कर सकते हैं कोई भी परमाणु हथियार। और उसके बाद देख लीजिए ये INS अरिदमन S4, जिसकी रेंज क्या है? 5000 से 6000 किलोमीटर इसकी रेंज है। पेलोड 2 टन तक है, इसका लोड हम ले सकते हैं। उसके बाद ये उन्नत प्रणालियों का हथियार इसमें है। स्वदेशी सामग्री S4 पनडुब्बी लगभग 75% स्वदेशी निर्माण कंपनी की है, ठीक है, ये स्वदेशी है।
और उसके बाद और इसके पहले 3 है S1 S2 S3 जो कि वो भी लॉन्च कर दिए गए थे। पहले कौन कौन से हैं वो बताना है। तो इसके पहले INS चक्र था। INS चक्र परमाणु हमलावर पनडुब्बी भारत की पहली लीज पर ली गई थी जो कि INS चक्र था। और ये कहाँ से ली गई थी? रूस से ली गई थी। सबमरीन न्यूक्लियर पनडुब्बी थी जो कि INS चक्र रूस से लिया गया था। इसका नाम S1 रखा गया था। फिर उसके बाद अपना भारत का पहला स्वदेशी था, दूसरा S2 INS अरिहंत था। फिर INS अरिघात S3 था। फिर अब जो ये लॉन्च हुआ ये INS अरिदमन S4 नाम रखा गया है। आखिरी पनडुब्बी है S4 जिसका औपचारिक नाम अभी दे दिया गया है। इसका नाम INS अरिदमन S4 है और ये विशाखापत्तनम में लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया का सर्वेक्षण पोत कौन कौन से हैं? सर्वेक्षण पोत में कौन था? INS संध्याक और INS निर्देशक। ठीक है, INS संध्याक और INS निर्देशक जो कि अभी हाल ही में INS निर्देशक को लॉन्च किया गया। ये इंडिया का सर्वेक्षण पोत है। विशाखापत्तनम मैंने बताया विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के 69 नंबर का सदस्य कौन बना है? 69वां सदस्य कौन बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? ऑप्शन है इजराइल, अल्जीरिया, बेलारूस, एंडोरा। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि ADB, ये देख लीजिए आपके सामने, देख लीजिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का बिल्डिंग है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में स्थित है इसका मुख्यालय, जो कि ये दुनिया भर के बैंकों को, सभी देशों को ये आर्थिक सहायता प्रदान कराता है। और इसमें कुल मिलाकर 69 सदस्य देश हैं और इसमें अभी लेटेस्ट में इजराइल जो कि इसमें शामिल हुआ है 69वां नंबर का है। ठीक है, इजराइल देश लेटेस्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक में सदस्य बनने वाला देश है इजराइल। तो इसका मुख्यालय मैंने बता दिया मनीला फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 19 दिसंबर 1966 ADB की। उसके बाद ये ऑप्शन है अल्जीरिया भी न्यू मेंबर बना है किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का, न्यू डेवलप NDB। ठीक है, अल्जीरिया जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये अलग अलग हैं दोनों। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मेंबर बना है लेटेस्ट अल्जीरिया बना है। बेलारूस किसका बना है? बेलारूस संघाई SCO संघाई संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका बेलारूस लेटेस्ट बना है। एंडोरा भी बना है। एंडोरा IMF का 190वां सदस्य बना है एंडोरा। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय कोष, आर्थिक कोष, ठीक है, उसका लेटेस्ट मेंबर एंडोरा बना है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य इजराइल बना है। ये देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में इजराइल ADB का नवीनतम गैर क्षेत्रीय सदस्य बन गया है। मनीला स्थित इस वित्तीय संस्थान ने शुक्रवार को खबर दी कि इजराइल के लिए अपने वैश्विक रणनीतिक संबंधों और आर्थिक पहुंच को बढ़ाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। देख लीजिए इजराइल, यहाँ पर देख लीजिए, और इजराइल में ही वेस्ट बैंक ये स्थित है। और गाजा पट्टी जो कि बहुत ही हमास जो कि युद्ध चल रहा था वो इजराइल में ही स्थित है। इजराइल के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जॉर्डन है, इजिप्ट है, सीरिया है। ये इजराइल के पड़ोसी देश हैं। ये देख लीजिए मैप के माध्यम से आप लोग देख लीजिए, ये इजराइल का मैप है। ठीक है, आइए इजराइल की, हाँ, इजराइल का जो राजधानी है वो क्या है? इजराइल का राजधानी क्या है आपको बताना है फटाफट। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। ठीक है, और इसके संसद का नाम क्या है? नीसेट। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है?
बेंजामिन नेतान्याहू, और यहाँ की मुद्रा क्या है, न्यू शेकल। ठीक है, तो मैंने बता दिया। इजराइल राजधानी जेरूसलम और संसद निषेध पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, मुद्रा न्यू शेकल। तो आप लोग मैप के माध्यम से देख लीजिए, ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर है इसके बगल में। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? हरियाणा में हुआ, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ हरियाणा में, तो वहाँ पर बीजेपी जीती है। वहाँ नए मुख्यमंत्री कौन है? नायब कुमार सैनी। ठीक है, हरियाणा का जो कि वहाँ का राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और वहाँ का हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, तो ये भी हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट हरियाणा में ही प्रारंभ हुआ है। ये देख लीजिए, महिला गोल्फ इंडियन ओपन 2024, दीक्षा डागर और चियारा तंबुरलिनी की अगुवाई में स्टार स्टेटेड फील्ड टूर्नामेंट का आगाज करेंगे। यह टूर्नामेंट 24 से 27 अक्टूबर तक चलेगा, और यह गोल्फ टूर्नामेंट है। ठीक है, और इसमें दीक्षा डागर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया था, वो कौन सा पुरस्कार है आप लोग बताना है फटाफट। ये गोल्फ खिलाड़ी हैं, ये देख लीजिए फोटो में, दीक्षा डागर यही हैं। इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, अर्जुन अवार्ड जो कि भारत सरकार द्वारा खेल रत्न पुरस्कार है, उसको इनको दिया गया था, गोल्फ में ये दिया गया है। भारतीय महिला सबसे पहली गोल्फ खिलाड़ी कौन थी? आदिति अशोक। और राइडर कप जो जिस संबंधित है गोल्फ से ही संबंधित है। और कुल इसमें 31 देश शामिल हो रहे हैं। कितने देश? 31 देश इसमें भाग लेंगे, और टोटल 119 खिलाड़ी। ठीक है, तो महिला गोल्फ इंडियन ओपन 2024 में 31 देश शामिल होंगे, 119 खिलाड़ी, और ये गुरुग्राम हरियाणा में होने वाला है। इसी के साथ हम कॉमनवेल्थ पर चर्चा कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ 2026 में कहाँ पर खेला जाएगा? तो वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। और इसके पहले कहाँ हुआ? 2022 में बर्मिंघम जो कि यूके में है, वहाँ पर 19 खेल हुए थे, और उसमें भारत 61 पदक पाया था। और 2026 में 9 खेलों को बाहर कर दिए गए हैं, और इस बार 10 खेल ही भाग लेंगे। और पहली बार कॉमनवेल्थ खेल 1930 हैमिल्टन में खेला गया था, जो कि कनाडा में स्थित है। तो अभी महिला गोल्फ इंडियन ओपन कहाँ पर होगा? हरियाणा गुरुग्राम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 की विजेता उर्मिला चौधरी का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इनका संबंध है नेपाल से। नेपाल की निवासी है उर्मिला चौधरी जी, जो कि ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 की विजेता बनी है। ये देख लीजिए फोटो में, आप लोग देख लीजिए, ये उर्मिला चौधरी जी, इनको देखो सर्टिफिकेट अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उर्मिला चौधरी नेपाल में हंसी पर पड़ी जातियों और जातीय समुदायों को अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रणालीगत नस्लवाद को अंतर जातीय दुर्व्यवहारों का मुकाबला करने के लिए उनके समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने उन्हें यह प्रदान किया है। एंटनी जे ब्लिंकन अमेरिका के जो कि विदेश मंत्री हैं, उनके हाथों से ये पुरस्कार इनको दिया गया है, नेपाल की उर्मिला चौधरी को। ठीक है, वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार, ये वहाँ पर उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। वो वहाँ पर जो कि लोगों को समानता, न्याय और मानवाधिकारों की प्रतिबद्धता के लिए वो बहुत साहस एवं संघर्ष किए। ठीक है, वंचितों वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका संबंध किससे है? नेपाल से है।
ये देख लीजिए नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और भारत का पड़ोसी देश है। आप यहाँ पर बिना वीजा के जा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के प्रमुख किसे नियुक्त किए गए? अभी एसएससी ने अपना प्रमुख चेंज कर दिया है, तो नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन हैं एस गोपाल कृष्णन, राकेश रंजन, अरविंद पनगड़िया, प्रीति सूदन। तो सही आंसर है एस गोपाल कृष्णन। ये तमिलनाडु के हैं, ये आईएएस अधिकारी हैं। ये देख लीजिए फोटो में, ये हैं एस गोपाल कृष्णन और ये अपना एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी है, इसके हेड बन चुके हैं अभी अपने एस गोपाल कृष्णन। और इसके पहले कौन थे? राकेश रंजन। इन्होंने राकेश रंजन को रिप्लेस कर दिया है। तो ऑप्शन में एक है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया कौन है? वो 16वें वित्त आयोग के सचिव हैं। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के जो हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसके पहले थे फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। और प्रीति सूदन कौन है? प्रीति सूदन यूपीएससी की अध्यक्ष हैं। ठीक है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? ये प्रीति सूदन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राकेश रंजन जो कि पहले थे चेंज हो गए, अब एस गोपाल कृष्णन हो गए हैं एसएससी के। ये देख लीजिए तमिलनाडु कैडर के 1991 बैच के आईएएस, ये 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, तमिलनाडु कैडर के हैं। और अधिकारी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के वर्तमान महानिदेशक भी हैं और इनको अभी एसएससी के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। एसएससी की स्थापना कब हुई थी? तो एसएससी की स्थापना 1975 में हुई थी, नवंबर 1975 में हुई थी, जो कि उस समय उसका नाम अधीनस्थ सेवा आयोग रखा गया था। तो बाद में 26 सितंबर 1977 को इसका नाम कर्मचारी चयन आयोग रख दिया गया। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब स्थापना हुई थी? 1975 में उसकी स्थापना हुई थी एसएससी की, और उस समय उसका नाम क्या था? अधीनस्थ सेवा आयोग था। और अभी क्या हो गया है? एसएससी। और एसएससी कब से हुआ? 1977 से, 2 साल बाद। तो ठीक है, अभी कौन है एसएससी के महानिदेशक? एस गोपाल कृष्णन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट अभी हाल ही में 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन बन गए। देख लीजिए आप लोग फोटो में, कर्नाटक टूरम्स एट 24 नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। ये देख लीजिए सभी लोग इसकी ट्रॉफी को हाथ में लेकर मस्त खुशियां मना रहे हैं। और ये कर्नाटक राज्य 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में चैंपियन बन गया है। और वहीं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। फर्स्ट पे कर्नाटक आया है, दूसरे पे महाराष्ट्र है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है, और कर्नाटक इतिहास में भी बहुत बड़ा महत्व रहा है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? गोवा, पणजी में। गोवा की राजधानी पणजी में यह खेल आयोजित किया गया था। तो इसका ओवरऑल चैंपियन कर्नाटक आया है। कर्नाटक राष्ट्रीय पैरा तैराकी में ओवरऑल चैंपियन पणजी में ये आयोजन हुआ था। 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 392 अंक के साथ ये कर्नाटक सबसे आगे है। वहीं 378 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे पर है। और वहीं राजस्थान 248 के साथ तीसरे पर है। और कुल 28 राज्य के 518 पुरुष महिला तैराकों ने इसमें हिस्सा लिया था। व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में केरल के मोहम्मद आसिम को सीनियर चैंपियन और आंध्र प्रदेश के रवि कार्तिक को जूनियर चैंपियन घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? गोवा, पणजी में। और इसमें ओवरऑल चैंपियन नंबर 1 पर कर्नाटक आया, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान। ठीक है, तो देख लीजिए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में शिक्षकों के लिए एआई संचालित डिजिटल सहायक किसने लॉन्च किया? हाल ही में शिक्षकों के लिए एआई संचालित डिजिटल सहायक किसने लॉन्च किया? तो इसका ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो इसका आंसर है कर्नाटक। शिक्षकों के लिए AI संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य ने। अभी इसके पहले AI आंध्र प्रदेश लॉन्च किया था AI सिस्टम, जो कि छात्रों के लिए था वहाँ पर। तो अभी कर्नाटक शिक्षकों के लिए अपना डिजिटल साथी लॉन्च कर दिए हैं। देख लीजिए AI के माध्यम से सभी चीज़ें अपने आप स्वतः चेक कर ली जाएंगी। तो देख लीजिए, कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु, जो कि सिलिकॉन घाटी को वहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर। और ये कर्नाटक में बहुत महत्वपूर्ण धरोहर भी स्थित है। बेंगलुरु हाई कोर्ट है ये आपके सामने, ये देख लीजिए बेंगलुरु हाई कोर्ट। और ये टीपू सुल्तान का महल है। और ये देख लीजिए विजयनगर साम्राज्य भी वहाँ कर्नाटक में ही हुआ था। और जोग जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर है, ये भी है कर्नाटक में ही है। और ये देख लीजिए हम्पी का रथ, ये भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, तो ये सब कर्नाटक के इतिहास से जुड़े हुए खबरें हैं, वहाँ के ऐतिहासिक धरोहर। तो AI डिजिटल लॉन्च करने के लिए AI डिजिटल सहायक कर्नाटक राज्य ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में BSNL ने अपना नया लोगो लॉन्च कर दिया गया है। BSNL कंपनी भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड, जो कि कनेक्टिंग भारत, इसका नया लोगो लॉन्च हो गया। पुराना लोगो ये ऐसा था, अभी नया लोगो ऐसा था हो गया है। और इसमें कलर चेंज कर दिया गया है और बीच में भारत का मैप आ गया है। ये BSNL का नया लोगो। BSNL की कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रबंध निदेशक रवि रॉबर्ट जोराई। ठीक है, अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हम प्रबंध निदेशक हैं। तो BSNL अपने नया लोगो लॉन्च कर दिए गए हैं। नेक्स्ट खबर है, अभी हिंदी आयोग की तरफ हिंदी संस्थान आयोग की तरफ से हिंदी वर्णमाला में एक वर्णों की संख्या बढ़ा दी गई है, जो कि अब 52 की जगह 53 हो गया है। तो कुल व्यंजनों की संख्या 33 और व्यंजन में कुल संख्या थी 40। और उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन थे। उसके बाद इन सब मिलाकर 52 वर्ण होते थे। अभी एक व्यंजन और जोड़ दिया गया है, जो कि लृ वर्ण है, तो उस कुल मिलाकर 53 हो गया है। ये देख लीजिए, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये उड़िया में भी लृ ध्वनि का व्यापक प्रयोग होता है, तो इसलिए इसको ये देवनागरी का प्रयोग करने देख लीजिए। लृ वर्ण का प्रयोग हिंदी के प्रमुख बोलियों यथा हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी के अतिरिक्त देवनागरी के प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में भी है। इसके अतिरिक्त देवनागरी तर लिपियों वाली भारतीय भाषाओं यथा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओडिया में भी लृ ध्वनि का व्यापक प्रयोग है। इन सबको देखते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञाओं, व्यक्ति, स्थान, भू आकृतियों के नामों में भी इनके प्रयोग किए जाने के अवकाश अपेक्षित है। तो अतः वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में ये वर्ड शामिल कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर अब कितने हो गए हैं? 53। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट खबर है, 2020 क्रिकेट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाला जिम्बाब्वे टीम बन गया है और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। जिम्बाब्वे ने बनाया 2020 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, तूफानी 344 रन ठोक दिया। सिकंदर रजा ने सिर्फ 33 गेंद में ही शतक जड़ दिया। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक स्कोर है, जो कि ये अपना जिम्बाब्वे पहले भी मार चुका था, जो कि तीसरे नंबर पर था, अभी फिर फर्स्ट पे आ गया है। तो अभी देख लीजिए 2020 में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर जिम्बाब्वे है। गाम्बिया के खिलाफ बनाया 344 रन, जो कि सबसे बड़ा स्कोर है, वो भी 4 विकेट में ही। दूसरे पर आता है नेपाल मंगोलिया के खिलाफ। इसके पहले नेपाल का नाम था ये, और नेपाल का रिकॉर्ड तोड़कर जिम्बाब्वे फर्स्ट पे आ गया है, जो कि 314 रन बनाया था। इसके बाद इंडिया, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ 297 रन बनाया था। उसके बाद फिर जिम्बाब्वे है 286 रन, फिर अफगानिस्तान। तो इन सब क्रम में 2020 इतिहास में इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला जिम्बाब्वे टीम बन गया है। तो ये देख लीजिए, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी रजा साहब हैं, जो कि शतक मारे, धाए चौका छक्का उड़ा दिए हैं, पूरा धमाल मचा दिए हैं। तो खबरें आज यहाँ तक ही पूरी थी, मैंने पूरा विस्तार से खबरें बता दिया है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।